हेलो टू एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप लोग गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे और अच्छे से मजे में अपनी गर्मियों की छुट्टियों का एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी गर्मियों की छुट्टियों में एंजॉय करते करते हम अपना एक चैप्टर भी कवर करने का प्रयास करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि क्लास 12 कॉमर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और थोड़ा सा इस चैप्टर के पढ़ते समय हम अपने फोकस को बना के रखेंगे। देखिए, जो चैप्टर है आपका मनी बैंकिंग, इसमें पहला जो पॉइंट है, जो पहला टॉपिक है वो है मनी। मनी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ मनी? क्या मनी की मीनिंग क्या है या मनी का कॉन्सेप्ट है? तो मनी एक का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है कि मनी वर्क करती है एज ए मीडियम। जो मनी है वो वर्क करती है एज ए मीडियम। मनी क्या है? एक मीडियम है। यहाँ पे लिखा हुआ है मनी इज अ मीडियम। ओके, एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम तो है, लेकिन किसका मीडियम है? वो एक्सचेंज का मीडियम है, लेन देन का मीडियम है, किसी वस्तु के हेर फेर का मीडियम है। For the purchase of goods and services and for the repayment of debt। किस चीज के हेर फेर का? गुड्स। गुड्स मतलब वस्तु एंड सर्विसेज सेवा। किसी वस्तु और सेवा लेने के बदले वी हैव टू पे दी मनी। ओके, वी हैव टू एक्सचेंज मनी। हमको क्या करना पड़ता है कि मनी को एक्सचेंज करना पड़ता है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले। एंड हम इसका यूज करते हैं फॉर द रीपेमेंट और फॉर द पेमेंट। ओके, आगे देखते हैं तो हमें एक बात पता चलती है, जो मनी है वो क्या है? मनी इज द मीडियम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है वो मीडियम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल नोट, मनी क्या है भाई? कोई पूछेगा व्हाट इज मनी, तो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल सी बात है, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई डाउट है इसमें? ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं होगा। इस एक्शन में हम क्या करते हैं? इसका एक्शन होता है गुड्स का, होता है सर्विसेज का, होता है एंड हमने एक और चीज देखा, इसमें हम क्या करते हैं? पेमेंट और पेमेंट। पेमेंट के लिए पेमेंट। ओके, ये आपका इतनी लाइन का ये आपका नोट। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन में कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो हमको एक बात तो ये पता चल गया कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। व्हाट इज मनी? मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें दिया हुआ है इट इज यूज्ड टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका यूज किया जाता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, बेचने के लिए। तो खरीदने और बेचने के बीच में जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वही तो हमारा मीडियम है, और उसी मीडियम का नाम है मनी। उसी मीडियम का नाम है मनी। आगे बढ़ते हैं। इट एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ द डबल कोइंसिडेंस। ये एलिमिनेट करती है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को ये क्या करती है? एलिमिनेट करती है, हटाती है, खत्म करती है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग ये कि वस्तु के बदले वस्तु की लेन देन को खत्म करती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पेन है और मेरे पास भी पेन है, तो क्या मुझे पेन की आवश्यकता है? नहीं, मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो सकती है। अब उस दूसरे ऑब्जेक्ट को खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मनी। तो मनी क्या करती है? एलिमिनेट करती है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। ओके, आगे इट मेजर ऑफ वैल्यू। ये क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। इट इज यूज्ड टू मेजर एंड एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द टर्म ऑफ मनी। ये मनी के रूप में बताती है, पैसे के रूप में बताती है कि व्हाट इज द वैल्यू, कि वैल्यू क्या है उस गुड की, वैल्यू क्या है उस सर्विस की, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितना मूल्य है। ओके, आगे चलते हैं। आप देखेंगे थर्ड इज स्टोर ऑफ वैल्यू। जो मनी है वो क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू है। इट कैन बी सेव्ड एंड यूज्ड इन फ्यूचर।
किसी चीज को हम स्टोर करते हैं, स्टोर मीन्स स्टॉक, स्टॉक मीन्स रिजर्व। जब हम किसी चीज को सुरक्षित करते हैं, आरक्षित करते हैं, तो जब उसका आरक्षित और सुरक्षित करने के पीछे का जो हमारा उद्देश्य होता है, जो पर्पस होता है, वो होता है फ्यूचर में यूज करना या बाद में यूज करना। सपोज करिए आपका खाना है और खाना बच गया, तो आप उसको रख दो कि बाद में खा लेंगे। उसी प्रकार तो मनी हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं बहुत आसानी से, और यूजिंग इन द फ्यूचर, फ्यूचर में यूज करने के लिए, तो यूटिलाइज इन फ्यूचर। ओके, तो हमको ये बात ट्रांसफर परचेसिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू द फ्यूचर, और ये ट्रांसफर करता है कि हम किसी वस्तु को अभी भी खरीद सकते हैं और हमने उसको बचा के रखा है, उस पैसे को, उस मनी को बचा के रखा है, उस पैसे से हम फ्यूचर में भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये ट्रांसफर तभी होगा व्हेन वी स्टोर, जो परचेसिंग पावर है वो तभी ट्रांसफर होगा जब हम मनी को स्टोर करके रखेंगे, मनी को रिजर्व करके रखेंगे, मनी को कंजर्व करके रखेंगे, बचा के रखेंगे फॉर यूजिंग इन द फ्यूचर, टू यूटिलाइजिंग इन द फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। बिफोर दिस स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड इन दी डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग रूपों में क्या करना, हम पे करते हैं मनी को, अलग अलग पर्पज से पे करते हैं, जिसमें लिखा होगा कि टू मेक पेमेंट्स इन फ्यूचर, जिसको आपको तो ऑलरेडी पता है कि हम जब स्टोर करेंगे तो हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। वही बात बोले कि यूज टू मेक अ पेमेंट इन द फ्यूचर, एग्जांपल में दिया है कि लोन, एज लोन, बैंक क्या करता है कि पैसा अपने पास डिपॉजिट करके रखता है, फ्यूचर में कोई मांगता है तो उसको लोन के रूप में दे देता है, एंड क्रेडिट साख के रूप में, कर्ज के रूप में, ट्रांजैक्शन इंस्टॉलमेंट के रूप में। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्म है जिसमें मनी की यूटिलाइज करते हैं इन फ्यूचर, और डिफरेंट रूप में कर लेते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के रूपों में कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज टाइप ऑफ मनी। तीसरा जो टॉपिक है वो हमारा है कि मनी की प्रकार, मुद्रा के प्रकार। आखिर मुद्रा के कौन कौन से प्रकार है? मनी को हिंदी में मुद्रा बोलते हैं, मुद्रा, मनी को हिंदी में मुद्रा बोलते हैं, मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा, मनी। तीन प्रकार की होती है, पहला कमोडिटी, सेकंड इज पेड एंड द थर्ड इज क्रेडिट। कमोडिटी का मतलब क्या होता है, पेड का मतलब क्या होता है, और क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है। ये तीन प्रकार के मनी है। देखो, कमोडिटी मतलब मनी एज अ ऑब्जेक्ट, मनी एज ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो मनी है वो एज इट ऑब्जेक्ट के बराबर हो, वो माल के बराबर होगी। जो वस्तु आपने ली है पैसे से, जो आपने वस्तु मुद्रा से खरीदी है, वो उसके बराबर होगी। जैसे आप गोल्ड खरीदे तो गोल्ड उस पैसे के बराबर होगा, वो पैसा गोल्ड के बराबर होगा जितने का आपने लिया। तो सेम वैल्यू होती है वहां पे, उसको बोला कमोडिटी, करेंसी या कमोडिटी मनी। तो बोला इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इसका आंतरिक मूल्य होता है, इंट्रिंसिक आंतरिक मूल्य। ओके, इट इज मेड ऑफ कमोडिटी दैट पीपल वैल्यू इन इटसेल्फ। लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू होती है, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है। जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड सिल्क। The third is faith money. What is faith money? faith मतलब आशा, विश्वास। तो इसमें लोग क्या करते हैं, वो करते हैं। फेट मनी का मतलब वो मनी, इसमें लोग आशा करते हैं। तो इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, इसका कोई आंतरिक वैल्यू नहीं होता। नो इंट्रिंसिक वैल्यू, नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होता ही नहीं होता। It value depends on the trust of a people and it's declared a legal tender by the government। और इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि व्हाट
डज पीपुल होप, कि पीपुल क्या होप कर रहे हैं, उनका कैसा ट्रस्ट है, वो कैसी उनकी मान्यता है उस चीज को लेकर, उस ऑब्जेक्ट को लेकर, या उस मनी को लेकर, उसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। वही वैल्यू, वही इंपॉर्टेंस उसकी वैल्यू को फिक्स करती है। वही इंपॉर्टेंस जो लोगों का ट्रस्ट है, वही इंपॉर्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू को, मनी की वैल्यू को फिक्स करती है। बोला है कि बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या करती है, लेवल के अंदर डिक्लेयर करती। एग्जांपल में जैसे पेपर करेंसी जो आपका नोट कुछ प्रॉब्लम बोलते हैं, जो सिक्के हैं, लोग मानते हैं 10 का सिक्का उसके 10 की वैल्यू है, 100 का नोट है तो 100 की वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। The third is credit money, कर्ज, उधार वाला पैसा, जिसमें आप देखेंगे इट हैज नो इंटरस्टैंडिंग वैल्यू, इसका कोई इंटरस्टैंडिंग वैल्यू नहीं है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन, ये तब अस्तित्व में आता है जब बैंक क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं डिपॉजिट। व्हेन द बैंक क्रिएट अ डिपॉजिट, तो जब बैंक डिपॉजिट क्रिएट करेंगे तब ये क्या होगा, अस्तित्व में आएगा, वाइल गिविंग लोन। और बैंक डिपॉजिट तब क्रिएट करते हैं जब वो लोन देते हैं। जब वो लोन देंगे तो वो भाई क्या करते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और वो इंटरेस्ट उन मनी क्रिएट करता है बैंक पे, और ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है मनी सप्लाई में। आप पढ़ेंगे क्रिएटिंग मनी, कि मनी कैसे क्रिएट की जाती है एक बैंक द्वारा। तो यही प्रोसेस है जो रिपीटेडली चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, रिपीट करता रहता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट कर लीजिएगा, और आपको ये जो पीपीटी है आपके ग्रुप में चला जाएगा। मनी इज अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मनी को सामान्य रूप से हर जगह हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट होता है। अब लेकिन डबल कॉन्स्टेंट में बार्टर सिस्टम में ये चीजें नहीं चलेगी, लेकिन हम मनी को कहीं भी यूज कर सकते हैं। मनी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। अब हम देखेंगे कि मनी क्या करती है, ये सॉल्व करती है प्रॉब्लम को, बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम, वस्तु विनिमय प्रणाली को। वस्तु विनिमय प्रणाली तभी तक होगी जब तक आवश्यकताओं का दोहरा सही होगा। वस्तु विनिमय, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, विनिमय हेर, ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट का लेना देना। जैसे आप गांव में देखोगे कभी कभार वो जो फेरी वाले आते हैं जो सामान बेचते हैं, तो बोलते आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया या कोई, आप वो जो पानी वाला टब होता है आपने खरीदा, तो वो बोलते हैं इस टब से भर के हमें गेहूं दे दीजिए और उसके बदले टब ले लीजिए। तो उनको गेहूं की आवश्यकता और आपको टब की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या डबल कॉन्फिडेंस, जो चीज उनके पास है, जो ऑब्जेक्ट उनके पास है वो आपके पास नहीं है, और जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है। तो यहाँ पर डबल कॉन्फिडेंस कार्य कर रहा है, और इसी डबल कॉन्फिडेंस को मनी एलिमिनेट करती है, हटाती है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास टब भी है, मेरे पास गेहूं भी है, तो मुझे उस चीज की आवश्यकता ही, मुझे कोई और चीज चाहिए। तो उस कोई और वस्तु को खरीदने के लिए जो हमें हेल्प करता है वही है मनी। उसी मनी को हम यूटिलाइज करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट को खरीद सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, मनी मस्ट बी पोर्टेबल। ये पोर्टेबल है, ये ड्यूरेबल है, ये डिविजिबल है, ये यूनिफॉर्म है, एक्सेप्टेबल है। ये पॉइंट नोट है। मनी वेल्थ नहीं है, बल्कि मनी क्या करती है, वेल्थ को क्रिएट करती है। मनी वेल्थ नहीं है, धन नहीं है, वो धन को क्रिएट करती है। और ये धन को क्रिएट करने का, ये वेल्थ को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है हमको फॉलो करना पड़ता है। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दी हुई है जो शायद आपको न दिख रही हो, अभी दिखेगी, कि मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे हमारे शरीर में, हमारी नसों में ब्लड दौड़ रहे हैं और हम चल पा रहे हैं अच्छे से नसों में, उसी प्रकार जो मनी है वो ब्लड का काम करती है इन द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, इन द इकोनॉमी ऑफ एनी एरिया, इन द इकोनॉमी ऑफ एनी सेक्टर। ये पता चल रहा है कि जो मनी है वो एज अ ब्लड काम करती है। ब्लड, अच्छा आपका जो ब्लड है वो रेड क्यों है?
ब्लड में आपके ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन दोनों होता है। उसी तरह जो हमारी इकोनॉमी है, और जो इकोनॉमी में जो मनी वो ब्लड का काम करती है, और मनी डिफरेंट फॉर्म में होती है। इसका मतलब ये कि मनी में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, या डिफरेंट एलिमेंट वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी मनी को। ऐसे आप समझो। ओके, तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, एज ए की नोट लिख सकते हैं, एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि जो मनी है वो क्या है, ब्लड है। वो क्या है, ब्लड है। ब्लड किसकी है, इकोनॉमी की है। ब्लड किसकी है, इकोनॉमी की है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। द नेक्स्ट स्लाइड इज कि सप्लाई ऑफ मनी। आपको नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है, सप्लाई ऑफ मनी। आखिर मनी की सप्लाई कैसे होती है, व्हाट इज द प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या है इसके पीछे, कि कैसे सप्लाई करें मनी को। आइए देखते हैं। दिया है, इसका मतलब मीनिंग यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है कि इट रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ। बोला जो इसका मतलब ये है कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी, स्टॉक मतलब रिजर्व, भंडार, कि कितना मनी है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मनी जो रिजर्व है, कहां पे, किसी कंट्री के इकोनॉमी में, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक विशेष समय में किसी कंट्री के पास कितनी क्वांटिटी है, मतलब मनी कितनी है, कितना इसका स्टॉक है, वो सप्लाई को दिखाता है। इट शो द सप्लाई। देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का कंपोनेंट क्या है जो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे कंपोनेंट मतलब एलिमेंट, और एलिमेंट का मेन काम होता है इन्फ्लुएंस करना। वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो प्रभावित करते हैं, वो नेगेटिवली करे पॉजिटिवली करे, नेगेटिव बनाए पॉजिटिव बनाए, न्यूट्रल कर दे, वो उन्हीं एलिमेंट्स उन्हीं कंपोनेंट्स पे ही डिपेंड करता है। ओके, इसमें दिया हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, जिसमें आपको लिखा है कि मनी सप्लाई इज एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। तो मनी सप्लाई किसी भी कंट्री के, किसी भी सेक्टर के, किसी भी एरिया के मनी सप्लाई में जो दो कंपोनेंट होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पहला होता है आपका करेंसी विद पब्लिक। वो करेंसी जो पब्लिक ने अपने साथ रखा हुआ है, वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, वो करेंसी जो पब्लिक के बीच है। एंड द सेकंड इज डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। इट रेफर टू द अमाउंट केप्ट इन द करेंट अकाउंट। वो अमाउंट, वो मनी जो बैंक में रखी हुई है, वही तो है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। विद बैंक व्हिच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, जो डिमांड के बेसिस पे क्या होती है, निकाली जाती है। तो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, डिमांड के बेसिस पे जो डिपॉजिट है और जो विथड्रॉ भी की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड। तो दो चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं मनी सप्लाई को। द फर्स्ट इज करेंसी विद पब्लिक एंड द सेकंड इज डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। इज देयर एनी डाउट? नो, आगे चलते हैं। तो सेकंड, आप इसमें देखिएगा कि M1 क्या है, यही दोनों करेंसी विद पब्लिक एंड द डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, यही तो M1 है। इसमें आप देखिएगा कि करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। अगर आपको M1 निकालना है तो सिंपल सा हमको कुछ नहीं करना, हमको करना है कि करेंसी विद पब्लिक, पब्लिक के साथ कितनी करेंसी होल्ड है या पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, और उसमें हम क्या करेंगे कि डिमांड डिपॉजिट कर देंगे, जो बैंक का डिमांड डिपॉजिट है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। करेंसी विद पब्लिक CP कर देंगे और DD B कर देंगे। ओके, देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड इन M1 बिकॉज दे आर नॉट विथड्रॉबल ऑन द डिमांड। बोला जो इसको हमने डिपॉजिट कर दिया, जो सेविंग डिपॉजिट है, जो हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, जो टाइम डिपॉजिट है, वो M1 में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम उसको डिमांड के आधार पर थोड़ी ना विथड्रॉ कर सकते हैं। आपने डिपॉजिट किया तो तुरंत विथड्रॉ कर लीजिएगा, टाइम कंप्लीट होने के बाद ही विथड्रॉ कर सकते हैं। तो हम उसको विथड्रॉबल नहीं होगी
तो हम उसको M1 में कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम उस डिपॉजिट को कैलकुलेट करेंगे, उस मनी को कैलकुलेट करेंगे जिसको हम विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। तो सेकंड आप देखिएगा कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, व्हाट आर द मेजर्स, वो मेजर्स क्या है, वो एलिमेंट्स क्या है मनी सप्लाई। देखिएगा there are different measures of the money supply are used to analyze the liquidity in the economy। तो measures of money मतलब मनी को बताने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीकों को यूज किया जाता है जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि कितना लिक्विड अमाउंट या कितना अमाउंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आप देखिएगा मैंने यहाँ पे ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो समझ कर रहा हूँ, लिक्विडिटी का मतलब होता है वो अमाउंट जो फ्लो कर रहा है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, ठीक ना। तो इसको एनालाइज करने के कई तरीके हैं जिनका यूज किया जाता है, कई फॉर्मूले हैं जिनका यूज किया जाता है, ठीक ना। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है नेटो मनी, M1 जिसको हम लोग बोलते हैं, M1 इज इक्वल टू नेटो मनी। जब आप M1 को देखिएगा तो M1 को कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसमें हम करेंसी जो पब्लिक के साथ है और दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, वो पैसे जो बैंक के साथ है और हम उसको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जब चाहे तब, तत्काल, रैंडम, अचानक से। और इसी ये जो फर्स्ट है M1, इसी में मोस्ट लिक्विड अमाउंट आपको दिखेगा, सब लिक्विड अमाउंट आपको यहीं पे दिखेगा। मोस्टली आपको क्या दिखेगा, लिक्विड फॉर्म आप दिखेगा, मनी का लिक्विड फॉर्म आपको दिखेगा यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है। दूसरा आता है M2 जिसको हम सेविंग एरो मनी बोलते हैं, जिसमें M2 को कैलकुलेट करने के लिए M1 प्लस अदर डिपॉजिट का यूज किया जाता है। M1 जब कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करते हैं करेंसी विद पब्लिक और सेकंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। उसके साथ साथ हमने तीसरा चीज जोड़ दिया, अगर अदर डिपॉजिट जो बैंक के साथ दूसरे डिपॉजिट है जिसमें सेविंग डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट्स है, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमको जो मिलता है उसको बोलते हैं M2 सेविंग एरो मनी, ठीक है। आप देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है सेविंग, बैंक डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? M1 प्लस अदर डिपॉजिट अगर हम कर देते हैं तो हमको M2 यानी सेमी नैरो मनी मिल जाता है। थर्ड इज ब्रॉड मनी। ब्रॉड मतलब विस्तारित, बड़ा। अब हमको इसे अगर कैलकुलेट करना है, अगर हमें M3 को पता करना है, if we have to find out M3, if we have to calculate M3, तो हम क्या करेंगे, MT प्लस OD प्लस RD कर लेंगे। M1 OD और RD कर लेंगे। OD का मतलब अदर डिपॉजिट जो आपको पता है, इसमें सेविंग आ जाएगा और बैंक डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट आ जाएगा। उसके साथ RD मतलब रिकरिंग डिपॉजिट्स, वो डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में है, ठीक ना, वो डिपॉजिट। ओके, देखो यहाँ दिया हुआ है इंक्लूडेड ऑल टाइम डिपॉजिट विद द बैंक इन द पोस्ट ऑफिस। ओके, तो M3 हम कैलकुलेट करके कैसे निकाल लेंगे। तो फोर्थ इज M4। M4 वेरी ब्रॉड मनी, जो वेरी ब्रॉड मनी है M4 को कैलकुलेट करके M3 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इंक्लूडेड ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, वो सभी डिपॉजिट्स को इंक्लूड कर देंगे जो पोस्ट ऑफिस के साथ साथ बैंक में भी है। समझे? M3 को कैलकुलेट करने के लिए आपने देखा है M1 प्लस OD प्लस RD करते हैं, उसके बाद तो M1 प्लस OD प्लस RD करके M3 निकाल लेंगे और प्लस उसके साथ हम क्या कर देंगे, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट कर देंगे। इट इज वेरी सिंपल, हमको मोस्टली देखना है M1 ही हमको पढ़ना पड़ेगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई। आखिर क्या इंपॉर्टेंस है मनी सप्लाई को मेजर करने के या मेजर करने के बाद हम उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें क्या फायदा होता है। तो हम देखते हैं हेल्प अस टू नो द लिक्विडिटी पोजीशन इन इकोनॉमी। हमसे हमें ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में या किसी कंट्री की इकोनॉमी में कितना लिक्विड अमाउंट फ्लो कर रहा है। एंड सेकंड इज हेल्प आरबीआई इन फॉर्मिंग मॉनेटरी पॉलिसी, और ये आरबीआई को मदद करता है, रिजर्व बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक को मदद करता है बनाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, जो पैसे मनी पॉलिसी है उनको बनाने के लिए हेल्प करता है। थर्ड इज हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, और ये कंट्रोल करता है और हेल्प करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में और स्टेबलाइज करने में प्राइसेस को। The fourth is useful for economical planning and decision making, और ये हेल्प करता है इकोनॉमिकल कंडीशन में, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की प्लानिंग के लिए एंड डिसीजन मेकिंग के लिए और किसी भी चीज का निर्णय लेने के लिए। अब इसके बाद की जो अगली टॉपिक है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। तो आप एंजॉय करिए समर वेकेशन का और क्लासेस इस तरह अटेंड करते रहिए। बाय बाय।